हार्ट माफिया आप बोलते हैं कुछ लोग, ये हार्ट माफिया है। क्यों है हार्ट माफिया कुछ डॉक्टर? एक झूठ को हजारों बार अगर आपको दिखा दिया जाए आपको डर लगेगा कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके बॉडी में अच्छे खासे कैंसर सेल ना हो। सिगरेट पीने से दांतों के अंदर जो धुआं जाता है उससे वो दांत अच्छे होते हैं। सिगरेट पीने से आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन होती है, गरम गरम धुआं जाता है, तो सिगरेट पीने से आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। ओके, अच्छा, जो इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं कि ये शुगर फ्री है, इसको आप डाल लीजिए अगर आपको डायबिटीज है, इनके बारे में क्या कहना है आपका? डायबिटीज़ का पेशेंट कभी भी नॉर्मल नहीं होता है जब तक कि वो दवाइयों पे रहेगा। वो एक चम्मच अगर ब्लड से निकाल दूं तो आई एम नो मोर ए डायबिटीज पेशेंट, लेकिन जब उसको वेजिटेबल कुक कर देते हैं तो ये एबिलिटी बॉडी की लॉस्ट हो जाती है। आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको आपने कभी ना कभी तो इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। वो अक्सर बात करते हैं कि कीमोथेरेपी से आपका जो कैंसर है वो ठीक नहीं होता बल्कि और हो जाता है, और इतना ही नहीं, वह आपको उसका साइंटिफिक प्रमाण भी देते हैं। वो कहते हैं कि अपना डॉक्टर खुद बनो और आप घर पे रहकर ही, अपने घर पे ही हर बड़ी से बड़ी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। किडनी फेलियर हो, जॉइंट पेन हो, या फिर आपके लीवर के संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, जो भी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है या उससे भी बड़ी कोई बीमारी है, उसको आप आसानी से बिना एलोपैथिक के भी आसानी से ठीक कर सकते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर BRC जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। धन्यवाद, थैंक यू सर। आजकल एक वायरस चल रहा है HMPV जो है, और अक्सर लोग जब इस वायरस के बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में वही आता है, लगता है फिर से लॉकडाउन ना लग जाए, लगता है फिर से कोविड जैसी समस्या फिर से ना मतलब आ जाए। तो आपको क्या लगता है HMPV वायरस हमारे लिए कितना खतरनाक है? हाँ, देखिए, इसमें शुरू करते हैं। जो आपने पहला इस आपके सवाल के बीच में आया, कोविड जैसा लॉकडाउन जी। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि वो भी एक फेक था, वो भी एक झूठ था। मरे वही जो डरे और डर के हॉस्पिटल गए। जो भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप गौर से देखिएगा कौन कौन लोग मरे, उनका डेटा निकालिए। आप देखेंगे कि वो डर के हॉस्पिटल गए और वहाँ पे पहले से तैयारी की हुई थी। लेटनोविर, रेपिनोविर, रेमडेसिविर, ये सारे खतरनाक जो बैन दवाइयाँ हैं जो ऑलरेडी बैन हो चुकी हैं कई साल पहले ही, वो दवाइयों का हैवी डोज दे के जब वो मर गए तो ये कोविड से मर गए। नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जुलाई महीने में ही 2020 की बात कर रहा हूँ, एक नोटिफिकेशन निकाला था सारे हॉस्पिटल्स के लिए पूरे देश में कि आज के बाद से अगर कोई भी मारा जाएगा, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, किसी भी वजह से मारे, बंदूक की गोली से मर जाए, फांसी लटक के मर जाए, ऊपर से कूद के मर जाए, उसको कोविड डेथ मानना है। तो ये मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ आपको, है ना। नाइस वे टू कोविड क्योर मेरी किताब है जी। तो वो किताब में मैंने वो पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो कई बार लोग पूछते हैं ना, इतने लोग कैसे मर गए? देखिए, मर तो हर दिन रहे हैं, हम भी कभी ना कभी मरेंगे, बिल्कुल, है ना। जितने लोग पैदा होंगे हर दिन उतने लोग मरेंगे, राइट। तो वो चलता रहता है। लेकिन उस साल ऑनवर्ड जितने भी लोग मर रहे थे उसमें आ गया कोविड सर्टिफिकेट मिल गया उनको। ये आप लोग देखिए, जांचिए, मेरी किताब पढ़ी, उसमें नोटिफिकेशन आया था। और तब आप हर दिन अखबार में, टीवी में आंकड़े आ रहे थे, आज इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। आपने गौर किया होगा, तब न कोई हार्ट अटैक से नहीं मर रहा था, कैंसर से नहीं मर रहा था, हार्ट डिजीज से नहीं मर रहा था, फ्लू से नहीं मर रहा था, सिर्फ कोविड से मर रहे थे, है ना। तो जो भी अगर हार्ट अटैक से भी कोई हॉस्पिटल जाता था उस वक्त, तो पहले कोविड टेस्ट होता था जो कि अक्सर पॉजिटिव आता था, फिर उसका इलाज कोविड का ही होगा, हार्ट अटैक का नहीं होगा। तो वो एक भय का माहौल था। और जब इंसान डर जाता है, आप भी कभी डरे होंगे जिंदगी में, जैसे ही हम डरते हैं हमारा फीवर होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, हमारे अंदर वही सारे सिम्टम आने लगते हैं जो फ्लू के सिम्टम होते हैं या जिसे कोविड के सिम्टम बोलते हैं। तो ये तो रहा पास्ट। अब आते हैं आज की बात। आपका जो सवाल है HMPV, मैं बोलता हूँ इसका फुल फॉर्म जो है इसका HMPV, हम मूर्ख और पागल व्यक्ति हैं, ऐसा मीडिया मानती है। अच्छा, है ना, ऐसा मानती है। तो जो कोई बीमारी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वही डर का माहौल है। डर का माहौल है वो जैसे छोटे बच्चों को भूत से डराते हैं ना, ये वाला काम कर दो भूत आ जाएगा, ये खाना खा लो भूत आ जाएगा, हाँ, और बच्चा डर के मारे करता भी है ना। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, मूवी डरावनी मूवी आई थी, डरना मना है ना,
तो आप पहले से प्रिपेयर हो, डरने जाना है। पता है कि कोई भूत आएगा नहीं, लेकिन डर लगता है ना। इंस्पायर्ड ऑफ सबको पता है, लेकिन डर लगता है। तो हमारे जो ब्रेन है ना, वो इमोशनल ब्रेन है, इंटेलिजेंस नहीं है ना। वी आर नॉट एन इंटेलिजेंट बीइंग, वी आर एन इमोशनल बीइंग। तो डराना आसान है। एक झूठ को हजारों बार अगर आपको दिखा दिया जाए, आपको डर लगेगा। भाई टीवी मैं खुद नहीं देखता, मुझे डर लग जाता है। अरे बाप रे, म्यूजिक ऐसे ड्रामेटिक आता, आपने देखा HMPV जब भी जितना आएगा, पीछे से ड्रामेटिक म्यूजिक आएगा, आगे से बोलेंगे घबराने की कोई बात नहीं, जानबूझ के। जब हम बोलते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, तो ध्यान जाता है क्या क्या ऐसे क्यों बोल रहे हैं। रास्ते में जा रहे हैं, कोई कुत्ता आएगा, मैं अगर आपको इशारा करूं यार कुत्ता आ रहा है, डरो मत, तो वैसे तो आपने देखा भी नहीं था कुत्ते को, ना कुत्ते ने आपको देखा था, लेकिन ये डरो मत क्यों बोल रहा है, क्या पता काट ले, है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, इट इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। HMPV अगर प्रिसाइजली मैं बोलूं, बचपन से अभी तक हजारों बार हमें फ्लू हुआ है। इसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। और जितनी बार भी फ्लू हुआ है, उसमें 10% टाइम फ्लू का कारण HMPV रहा था, रहा है, रहेगा। अगर 10 बार फ्लू होता है, एक बार HMPV बिकम्स द रीज़न। तो ऐसा कोई है जिसको खांसी जुकाम बुखार कभी नहीं हुआ, या बचपन में बहुत बार नहीं हुआ, तो वो हर बार होता है। लेकिन इस बार ब्रांड नेम है कि जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार होगा, उसे खांसी जुकाम बुखार मत बोलना, HMPV बोलना, राइट। तो इतना सा है HMPV, राइट। जैसे बोलते हैं ह्यूमन मेटा निमो वायरस। अगर आप गौर से देखें, 2001 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। इन्वेंशन तो नहीं बोलेंगे, डिस्कवरी, लेकिन वो आदिकाल से था, पहले से था, जब से इंसान है उससे पहले से ये सारे वायरस वगैरह होते हैं। आगे भी रहेंगे, इंसान नहीं भी रहेगा तो। जैसे डायनासोर चले गए, बहुत सारी पक्षियाँ चली गई, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो पहले होते थे जैसे बाज वगैरह चले गए, वैसे चली गई। लेकिन ये वायरस हैं, दे विल एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो या इस वक्त अगर कोई HMPV का टेस्ट आपका या मेरा कर दे, तो 10% चांस है कि हम दोनों के दोनों HMPV पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर मीडिया को दिखाना हो आज, राइट, कि भाई हमारे देश में तो 1 लाख केसेस आ गए, केसेस दिखा ना, मुंबई में एक पकड़ा गया, उधर एक पकड़ा गया, 10 लाख टेस्ट कर दो भाई, तो 1 लाख केस, भले ही हमें कोई सिम्टम नहीं हो जी, है ना। तो ये समझना पड़ेगा, जब तक आप डरेंगे तब तक ये खेल चलता रहेगा। आप एक काम कीजिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं जी, जितने सारे मीडिया हाउसेज हैं, प्रोपेगेंडा चैनल, उनके YouTube चैनल में जाके देखिए ये वाला न्यूज़, उसके कमेंट में देखिए, कोई नहीं मान रहा है इसको, कमेंट में बोल ही नहीं, ये फेक है, झूठ है, पब्लिक अवेयर हो चुकी है, राइट। लेकिन ये डराते रहेंगे, कुछ लोग तो डर जाएंगे ना, उससे बिजनेस व्यापार हो जाएगा। नहीं, ये तो मैं सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक चाइना में जो लोग रहते हैं और वो भी अपनी कुछ वीडियोस बना के बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं कि चाइना में लॉकडाउन लग रहा है, चाइना में फिर से पुरानी वाली कंडीशंस आ गई है, लेकिन वो दिखाते हैं कि सब आराम से है, सब अपना काम पे जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे देखिए, चाइना को क्यों बीच में लाए वो जानबूझ के, क्योंकि चाइना का इतिहास है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है, चाइना के बाहर के लोगों को नहीं पता चले, इसलिए फेसबुक, गूगल सब बैंड है। हाँ, इवन वहाँ के जो रिसर्च पेपर है, वहाँ के सारे पब्लिकेशन है, ऑल इन चाइनीज। तो चाइना के अंदर क्या हो रहा है, एक शील्ड है, इट इज ओपेक कंट्री लाइक नॉर्थ कोरिया। अब जरा सोच के देखिए, एक कंट्री जो अपना सब कुछ सीक्रेट रखता है, अचानक सबको टीवी फुटेज से बता रहा है, देखो जी मेरे देश में ऐसा हो रहा है। तो दैट इज अ नेक्सस विद द फार्मा कंपनी, विद द मीडिया, कि वो नेक्सस के तहत, कि क्योंकि वहाँ वेरीफाई करना मुश्किल है। अगर कोई बोले नेपाल में ऐसा हो गया, तो नेपाल में आपके मेरे कुछ भी करना है, फेसबुक में जाके देख लेंगे, हमारे जो कनेक्टेड लोग हैं दिख जाएगा वो। लेकिन चाइना में तो ऐसा नहीं होगा, नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं हो सकता। तो उन देशों को पकड़ो जहाँ पे वेरीफाई करना इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, राइट। तो इसीलिए चाइना का नाम लेना बड़ा सटीक है, हालांकि पास में देश, लेकिन वो एक बैरियर है, राइट। हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, फेसबुक वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, उनके अपने सोशल मीडिया है जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो ये पब्लिक को समझना पड़ेगा। ओके, तो मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि HMPV से डरने की कोई जरूरत नहीं है? डरने की जरूरत है मीडिया से। अगर आपको डर लगता है तो मीडिया स्विच ऑफ। जिस दिन मीडिया बंद कर देंगे उस दिन HMPV नहीं है, राइट। तो मीडिया आप देखिए, राइट, प्रोपेगेंडा मीडिया तो HMPV है, पहले मंकी पॉक्स आया था, राइट, तो थोड़े दिन पहले। मंकी पॉक्स आपकी वो भी है, उस पे बुक्स मैंने एक किताब निकाली जी, मंकी पॉक्स पैंडेमिक 2 लॉन्च्ड, अगर आप ये देख पा रहे हैं। तो ये किताब में जब मैंने सच रिवील किया, जब मंकी पॉक्स का ऐसा ही कोई माहौल बना रहे थे, ये किताब अमेजन में डाला, ये किताब सर्कुलेट हुई। अब देखिए मंकी पॉक्स कहाँ गायब हो गया। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगले हफ्ते है सुभाष चंद्र बोस जयंती, 23 जनवरी, तो उस दिन हम HMPV वायरस पैंडेमिक लॉन्च्ड
पूरा साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, उनका जो पूरा जो षड्यंत्र का पूरा जो खेल है उसको साइंटिफिक तरीके से विद प्रूफ मैं लोगों के सामने ला रहा हूँ। 23 Jan 12 बजे राइट कोरोनाकाल.tv में लाइव आके वो बुक लॉन्च होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जितने सारे मीडिया है जिनमें ये सब चल रहा है, जितने सारे हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग हैं उनको भी हम इनविटेशन भेजेंगे कि भैया आपके आके झूठा साबित कर दो हमें, राइट। तो ये साबित हो जाएगा कि भाई ये इंसान तो भाई झूठ फैला रहा है, लोगों के लाइफ से खेल रहा है, ऐसा कुछ हो जाएगा, कोई नहीं आने वाला। आपने एक ऐसा ही चैलेंज जो है आई थिंक कैंसर एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स को भी आपने दिया था, बट वहाँ पे जाने से पहले ये जो मंकी पॉक्स है इसमें ऐसा क्या था कि लोग डर रहे थे और फिर आपने किस तरीके से उस मिथ को भ्रष्ट किया है? बड़ा सिंपल तरीका है वो तरीके के लिए मंकी पॉक्स पैंडेमिक लॉन्च्ड आप बुक पढ़ लेंगे तो वैसे मैं बता देता हूँ। हमने क्या किया, हमारी टीम ने एक वो चले गए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड मंकी पॉक्स टेस्ट लैब में। लैब में चले गए, हमारी एक डॉक्टर है डॉक्टर नमिता, और उनका ब्लड सैंपल लेके हमने उसको 25 अलग अलग सैंपल लिए, कहा 25 लोग हैं ये, इनका टेस्ट कर डालो, ये हो सकता है मंकी पॉक्स पॉजिटिव है, सिम्टम तो सारे हैं, ऐसा बोल दिया हमने। और वो जब 25 टेस्ट किए एक ही इंसान का एक ही टाइम पे RT-PCR टेस्ट, उनमें से एक मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ गया, एक टेस्ट। तो तब और इसी तरह से हमने टेस्ट करके उसके रिजल्ट्स हमने इस बुक में डाले, और टेस्ट होते वक्त भी हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, वो भी उसके लिंक हमने डाले हैं हमारे वेबसाइट, इस लिंक से हमारे वेबसाइट चलेंगे वो वीडियो दिखेगा आपको। तो भ्रम हमने ऐसे तोड़ा कि हर 25 में से एक टेस्ट मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरह से वो टेस्ट किट क्रिएट किया है। मान लो आपको ये दिखाना हो कि देश में 101 लाख मंकी पॉक्स पॉजिटिव केसेस बढ़ गए, तो सिर्फ इतना करना पड़ेगा, 25 लाख टेस्ट रैंडमली कर डालो, कहीं भी पकड़ो, रेलवे स्टेशन को पकड़ो, एयरपोर्ट में जाओ, स्कूलों में जाओ, होटल में जाओ, पकड़ो, रैंडमली सबको टेस्ट कर डालो, तो 1 लाख पॉजिटिव केसेस मिल जाएंगे, और चाहे उनमें सिम्टम एक भी नहीं है ना। तो ये है कि, और वो जो टेस्ट का किट है वो भी चाइना से आ रहा है ना, तो वो एक षड्यंत्र का काम है कि भाई उनको बिजनेस मिल रहा है, और वो टेस्ट किट का यही व्यापार है। एक ही टेस्ट किट में एक ही इंसान का कई बार टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट कीप्स ऑन वेरिंग, जैसे कॉइन टॉस होता है, जैसे डाइस होता है खेलने वाला, है ना। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई आप मेरी बात मत मानो, आप किताब पढ़ लो, वो भी मत मानो, खुद करके देख लो, खुद करके देख लो, वो भी नहीं करना है। जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं उनसे पूछो कि भाई जो ये बोल रहे हैं, ये जो एविडेंस दे रहे हैं सही है कि नहीं, है ना। ये दूध का दूध पानी का पानी, वो तो टेस्ट करना है, जाना है अपना ब्लड सैंपल देना है, टेस्ट हो जाएगा। कोई नहीं करने वाला ये टेस्ट, लोग बस टीवी देख के डरना पसंद करते हैं, जैसे डर की मूवी देखने जाते हैं या फ्री में मूवी मिल रही है ना। रियल लाइफ में जो होता है रियलिटी शो, वो रियलिटी शो घर घर में चल रहा है कि डर रहे हैं, बैठ रहे हैं, मास्क लगाना लोगों ने शुरू कर दिया। तो ये खेल है, जब तक आप डरोगे तब तक ये खेल चलता रहेगा। तो सर वापस आते हैं, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी आपके इंस्टाग्राम पे, जिसमें कि आप एक स्लेट यानी एक प्लेट लगा के आप बोलते हैं कि रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टोबैको से जो है कैंसर होता है, और उसमें आप जब एक वर्ड आता है कीमोथेरेपी, तो जब आप उनसे बोलते हैं कि इससे कैंसर होता है, तो फिर हमारा दिमाग बोलता है कि नहीं, हमको तो बताया गया है कि कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर का ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, लेकिन आप उसका उल्टा बोल रहे हैं, इस पे थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि गुटखा सिगरेट से कैंसर होता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सभी को पता है। लेकिन आप चले जाइए 1950 जो लोग इससे ज़्यादा उम्र के हैं, 75 साल पहले चले जाते हैं हम, तो उस वक्त कि अगर एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे, उस वक्त के डॉक्टर्स बोलते थे राइट कि भाई सिगरेट पीने से लंग का एक्सरसाइज होता है, लंग ठीक होता है। आपने बोला उसमें बातें। सिगरेट पीने से दांतों के अंदर जो धुआं जाता है उससे वो दांत अच्छे होते हैं। सिगरेट पीने से आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन होती है, गरम गरम धुआं जाता है। तो सिगरेट पीने से आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। उस वक्त डॉक्टर्स कीमोथेरेपी के लिए जो आज बता रहे हैं, उस वक्त डॉक्टर्स सिगरेट के लिए बताते थे। हाँ, वो सारे सबूत मैंने दिए है आपने, है ना। तो लेकिन वो जो उस वक्त जो लोग देखा, तो तब लोगों ने भी, और डॉक्टर खुद भी पीते थे, है ना। और ये सच कब तक छुपेगा? जब ज़्यादा कैंसर बढ़ने लगी सिगरेट की वजह से, तो फिर ये जग जाहिर हो गया। अब जब जग जाहिर हो ही गया, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रेशर फ्रॉम द सिगरेट लॉबी एंड फार्मा लॉबी, तब जाके वो सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है वार्निंग
है ना, जबकि सबको पता है। पता होने के बाद भी कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसकी मर्जी है अपनी। ये तो ही एक बात। अब आते हैं कीमोथेरेपी पे। कीमोथेरेपी का जो नाम है वो केमिकल थेरेपी इन रियलिटी। और जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर में नाजी कैंप में मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट होता था। एक इंसान जिनको पकड़ा, बंदूक बना के ले आए हिटलर के कैंप में, उनको ना तो मारना है पूरी तरह से, ना जिंदा रखना है, बीच का कहीं, है ना, मतलब जिंदा लाश। तो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट करते थे, सारे बाल उड़ गए, उनकी इम्यूनिटी ज़ीरो हो गई, वो बस लाश हैं, बस चलते फिरते लाश हैं वो। तो जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, तब ये जो फैक्ट्रियाँ थी जहाँ ये बनता था, वो फैक्ट्रियों का रीनेम करके उसको मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट की जगह उसको कर दिया केमिकल थेरेपी। और वही वाले साइंटिस्ट ने इसको प्रमोट किया कि ये कैंसर का ट्रीटमेंट है। उस वक्त तो ज़बरदस्ती कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पकड़ के ले जाते थे, अब तो खुद ब खुद आप बोलते हैं मेरा कीमोथेरेपी कर दो, एज इफ क्या बोल रहे हैं कि मुझे कॉन्सेंट्रेशन कैंप वाला मस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कर दो। तो अब आते हैं रिसर्च पेपर पे। दुनिया भर के आप रिसर्च पेपर देख लीजिए, या फिर मेरी किताब है उसमें सारा कलेक्ट करके दिया हुआ है, द रैबिट टोटल मॉडल फॉर कैंसर क्योर। उसमें मैंने सारे रिसर्च पेपर खंगाले हैं, उनको उसमें कलेक्ट करके डाले हैं कीमो, और सारे यही निकलता है कि 2 पेशेंट हैं कैंसर के असली वाले, और एक कीमोथेरेपी कराता है, दूसरा कुछ नहीं कराता है। कंसिस्टेंटली देखा गया जो कुछ नहीं कर रहा है उसकी आयु भी ज़्यादा होती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो कीमोथेरेपी करा रहा है। ये एविडेंस है आज का, अभी तक का एविडेंस है, तब से लेकर अभी तक का, पिछले 50 साल का एविडेंस है। तो एविडेंस से ये कंक्लूड होता है कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, एविडेंस से। मैं तो अगर बोल ही रहा हूँ, लेकिन मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई डॉक्टर आपको बोले कि कीमोथेरेपी कराएं, तो डॉक्टर से आप मांगिए सबूत कि भाई कीमोथेरेपी कराने से क्या मेरी आयु बढ़ जाएगी, क्या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, इन कंपैरिजन टू इफ़ आई डोंट डू एनीथिंग। इसका वो जवाब जो मर्जी दे, बोले सबूत दिखाओ। जैसे मैं सबूत की बात कर रहा हूँ ना, राइट, वो सबूत दिखाओ, तो आप देखेंगे वो डॉक्टर नाराज हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, बात नहीं करेगा, आपको धुतकार देगा, एविडेंस की बात नहीं करेगा वो। ही विल नॉट टॉक अबाउट एविडेंस, एविडेंस है ही नहीं, उसको पता है अंदर से। 90% जो कैंसर के डॉक्टर हैं वो खुद बोलते हैं, एक सर्वे हुआ था कि अगर आपको कैंसर हो जाए तो क्या आप कीमोथेरेपी करोगे। 90% ऑफ द डॉक्टर वो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि हम नहीं कराएंगे, बिकॉज दे नो द ट्रुथ। सिर्फ वो ट्रुथ आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अब सोच के देखिए, जो सिगरेट की कंपनी में काम करते हैं थोड़ा बोलेंगे कि सिगरेट से कैंसर होता है, वो तो उनकी रोजी रोटी है ना, वो तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे ही ना। लेकिन आप सबूत को, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, सबूत क्या है, धरातल में एविडेंस क्या है, इसी को तो मॉडर्न साइंस बोलते हैं ना कि एविडेंस दिखाओ। मैं अपने सारे एविडेंस रैबिट टोटल मॉडल फॉर कैंसर की और बुक में लिख चुका हूँ, वो आप ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं, मुझे कॉन्फ्रेंट कर सकते हैं, मुझे सवाल पूछ सकते हैं, राइट। सिमिलरली उस डॉक्टर से भी सवाल पूछ सकते हैं। ओके, तो आप कैसे देखते हैं कि अगर कीमोथेरेपी ना कराए तो क्या टिप्स या फिर क्या कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे लगे कि हमको थोड़े कैंसर के सिम्टम्स है? पहले तो कैंसर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब हम कैंसर का शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ना डेथ ही आता है कि ये आदमी गया, लेकिन कैंसर को अगर सुनने में, जैसे कि आपने बोला कि HMPV का मतलब इस तरीके से म्यूजिक आता है, आप डर जाते हो, लगता है कि कोविड वाला हाल ना हो जाए। ऐसे ही अगर कैंसर हम सुनते हैं तो इतनी घबराहट, इतनी चिंता क्यों होती है? आखिर किस तरीके से उसको आप थोड़ा सा लोगों को बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे का ट्रुथ आयुर्वेद क्या बोलता है मतलब कैंसर को? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि पहली बात कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके बॉडी में अच्छे खासे कैंसर सेल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी उम्र 50 से ऊपर है, अगर 50 से ऊपर वाले लोगों का थायराइड के अंदर बायोप्सी कर दें तो 100% लोगों में बायोप्सी के अनुसार कैंसर पॉजिटिव मिलेगा। मतलब इतना कैंसर कि वो डॉक्टर बोलेगा उस बायोप्सी की रिपोर्ट के आधार पे आपको कीमोथेरेपी करानी चाहिए। 100%, 70% प्रोस्टेट में 70% 50 साल से ऊपर वालों को कैंसर ही मिलेगा बायोप्सी के अनुसार, पेट स्कैन के अनुसार। 40% महिलाओं में ब्रेस्ट में कैंसर ही मिलेगा बायोप्सी के अनुसार। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम में से हर एक इंसान दैट वे कैंसर पेशेंट है। तो डायग्नोसिस में आना कैंसर इट डज नॉट मीन कि हम कैंसर हमें मार देगा। कैंसर सेल हमारे बॉडी में, जब तक हम जिंदा है तब तक बॉडी में, जिस तरह से हर तरह के वायरस हमारे बॉडी में, ऐसे भी ये बॉडी में। हम में से बहुत फ्रैक्शनल लोग होते हैं थोड़े से, जिनकी बॉडी में कैंसर सेल विकराल रूप ले लेती है। अब विकराल रूप लेगी तो आपको कैसे पता चलेगा? उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन है। नंबर 1, कुछ दिनों के अंदर वीकनेस आ जाएगी अनएक्सप्लेन्ड। कोई तो अगर फास्टिंग पे तो वीकनेस आ गई तो समझ आता है मैंने ये किया तो वीकनेस आ गई, फीवर हो तो वीकनेस आ गई। नंबर 2, ड्रास्टिक वेट लॉस,
काफ़ी लोगों में साथ में वेट लॉस हो जाएगा जो कि अनएक्सप्लेन्ड है। नंबर 3, हीमोग्लोबिन ड्रास्टिक डाउन आ जाएगा, 5 पे पहुंच गया, 6 पे पहुंच गया, ठीक है ना। नंबर 2, अनएक्सप्लेन पेन, बॉडी में खूब भयंकर पेन है। और नंबर 5, जख्म है, भर नहीं रहा है, जख्म और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ये वाले अगर सिम्टम हैं तो आप असली कैंसर के मरीज हैं। बायोप्सी के अकॉर्डिंग नहीं, बायोप्सी के अकॉर्डिंग तो मैं भी कैंसर मरीज हूँ, पेट स्कैन के अकॉर्डिंग नहीं, वो तो फिर मैं भी कैंसर के मरीज हूँ, राइट। सिर्फ ये जो सिम्टम मैंने बताए, क्या आपके अंदर ये सिम्टम हैं? इफ़ आंसर इज यस, हाँ, इसका मतलब आपके बॉडी में कैंसर एक्टिविटी हो रही है। तो ऐसे पहचाने। अब बात करें क्या क्या नहीं करना, वो तो उन्होंने बता दिया। डोंट गो फॉर कीमोथेरेपी, पेट स्कैन बायोप्सी से कैंसर फैलता है उल्टा। बात समझ नहीं पड़ी। करना क्या होगा, आपको एक सिंपल बात समझनी होगी। डोंट ईट आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद ना खाएं और अगले दिन सुबह 8 बजे के बाद ही खाएं। जब आपका टाइम ब्रैकेट नहीं खाने का करीब 14 घंटे हो जाते हैं, 14 आवर ऑफ फास्टिंग, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी मोड। ऑटोफेजी मतलब कि बॉडी में खाना नहीं जा रहा, तो अब बॉडी ऑटोफेजी मोड में आ जाती है कि बॉडी में जो उपलब्ध खाना है बॉडी उससे गुजारा करेगी। उपलब्ध खाना मतलब सबसे पहले वो कोई ट्यूमरस ग्रोथ है तो उसको बॉडी, हर ट्यूमर के अंदर कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, तो सारा वो खजाना है। लेकिन बॉडी तब यूज़ करेगी जब बॉडी को स्टार्व करते हैं। तो शाम के 6 बजे डोंट ईट एनीथिंग, तो बॉडी स्टार्व्ड। अब बॉडी क्या करेगा, जहाँ जहाँ कैंसर है सेल्स हैं उसको खाएगा, ऑटोफेजी, राइट। उससे आपके ट्यूमरस ग्रोथ खुद ब खुद खत्म होंगे। वेरी सिंपल, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, इसको नोबेल प्राइज मिला है, तो ये ऑलरेडी सिद्ध है। नंबर 2, ऐसी कोई चीज़ जो कैंसर की खुराक है उसको ना खाएं। कौन सी चीज़ कैंसर की खुराक होती है? एनिमल प्रोटीन। जानवर की जो प्रोटीन होती है, कैंसर सेल उसी पे टिकते हैं, तो हमने जानवरों से प्रोटीन लेना है। नॉनवेज जो लोग नहीं खाते वो तो वैसे भी नहीं खा रहे। डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है क्योंकि वो भी एनिमल प्रोटीन ही है, राइट। ये हो गया दूसरी बात। ऐसी चीज़ों को खाना है जो कैंसरस डेवलपमेंट को रोकते हैं, जेनेसिस प्रोसेस को रोकते हैं। वो दुनिया में 2 चीज़ें हैं, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जी एंड फ्रूट्स। ये ढेर से आपके पूरे खाने का 70% शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो जो चीज़ें कैंसर को रोकती हैं वो आपने खाया, जो चीज़ कैंसर प्रोड्यूस करती है उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया और ऑटोफेजी कर दिया, राइट। यानी कि डोंट ईट आफ्टर 6 PM। जब ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, हम इसे बोलते हैं DIP डाइट। DIP डाइट आप करेंगे तो गूगल करेंगे, मिल जाएगा आपको। तो जब आप ये करेंगे तो आप ठीक होने लगेंगे। अच्छा, कैसे पता चलेगा मेरा कैंसर ठीक हो रहा है? वही वाली बात, क्या मेरी हीमोग्लोबिन बढ़ रही है, क्या मेरा वेट बढ़ रहा है, क्या मेरी वीकनेस कम हो रही है, क्या मेरा पेन कम हो रहा है, क्या मेरी जो जख्म था वो भर रहा है? इफ द आंसर इज यस, यानी कि आप ठीक होने की दिशा में बढ़ गए। तो जिस प्रकार आपके बॉडी ने कैंसर क्रिएट किया, उसी प्रकार अलग परिस्थिति में कैंसर को बॉडी डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इतना ही है कैंसर। और रहा सवाल जो आप बोल रहे हैं, लोग इतना डर जाते हैं कि डर का माहौल बनाया जाता है। किसी को बोलो आप कैंसर पाए गए हैं, आधी जान तो उसकी वहीं निकल गई। आपने गौर किया, उसी वक्त से वो कैंसर पेशेंट की तरह बिहेव करेगा, खाना पीना छोड़ देगा, बातचीत करना छोड़ देगा, अगले 6 महीने मर जाने वाला उस तरह की प्लानिंग करेगा, है ना। और आसपास भी सहानुभूति लोगों की मिलने लगेगी। अब वो ट्रू कैंसर पेशेंट बन गया भय की वजह से। सबसे बड़ा बीमारी तो भय है, और भय के लिए ये जो लॉबी, एलोपैथिक लॉबी है, उन्होंने सारा प्रायोजन किया हुआ है। उनमें से एक कैंसर है जो मैं बोल रहा हूँ। आप में से कोई भी अगर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो मुझसे डिबेट कर सकते हैं। अगर इन तथ्यों में कोई भी तथ्य आपने डिस्प्रूव कर दिया, आपके चैनल से बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा। 10 लाख रुपए शर्त। पहली शर्त तो ये कि कोई आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, राइट। हाँ, आएगा ही नहीं। अच्छा, कीमोथेरेपी का क्या प्रोसीजर होता है, किससे कैंसर होता है? कीमोथेरेपी में या तो वो इंजेक्शन से डालेंगे, या आजकल ओरल कीमोथेरेपी आ गया, वो आपकी इम्यूनिटी को घटाता है। इट डिस्ट्रॉयज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। उसका मेन प्रिंसिपल यही काम करता है। इम्यूनिटी को जब घटाएंगे तो फिर जो ऑलरेडी कैंसर सेल अगर है तो वो और बढ़ने लगेंगे। और कैंसर सेल तो हमारे बॉडी में भी है, मेरे बॉडी, आपके बॉडी में भी है। तो बट दे आर इन व्हाट वी कॉल एज डॉर्मेंट स्टेज, राइट। उसे डॉर्मेंट या लेटेंट स्टेज ऑफ कैंसर बोलते हैं कि वो बैठा है, कछुए की तरह बैठे ही रहेगा जिंदगी भर, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन वो फिर एक्टिव स्टेज में आ जाता है, एग्रेसिव कैंसर बोलते हैं जिसे। तो कीमोथेरेपी चेंजेस द डॉर्मेंट कैंसर सेल इनटू एग्रेसिव कैंसर सेल बाय डिक्रीजिंग द बॉडीज इम्यूनिटी। आपने देखा होगा बाल उड़ गए,
है ना। तो लोगों के तो बेसिकली इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं ये बता के कि आपके कैंसर को मार रहे हैं। कैंसर को नहीं मार रहे हैं, आपको मार रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी कोई केस स्टडी आपके पास है कि आपको लगता है कि ये कि कोई इंसान आपके पास ऐसा है जो कैंसर का मरीज हो, और कोई भी कैंसर उसमें से हो सकता है, और वही वाली बात जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टरों ने एक भय पैदा कर दिया उसके अंदर, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अगर आपने कीमोथेरेपी नहीं की, बायोप्सी नहीं आपने कराया, और फिर आपने जो है उनको एक ग्रोथ दी हो, मतलब कि आपने ट्रीट किया हो? ऐसे बहुत सारे हैं। उनमें से एक तो नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ ही है उनमें से एक। अच्छा, वो भी आपसे ही किया था? हाँ, वो मेरे टेलीफोनिक टच में थे। ओके। पहले तो उन्होंने रेडिएशन, कीमोथेरेपी, बायोप्सी सब कुछ कराया जैसे लोग कराते हैं। जब हालत बदतर हो गई, बुरी हालत हो गई, तब सिद्धू जी ने फ़ोन किया, क्योंकि वो खुद भी मेरे डाइट पे थे पहले 5 साल पहले। अच्छा। 5 साल से हमारी जानते जाने, तो उनकी अगर 5 साल पहले की कोई वीडियो देखेंगे तो ही फैटर, लेकिन 4 साल ऑनवर्ड देखेंगे पिछले 4 साल में तो उनका स्लिम है, आज भी स्लिम है ना। तो वो DIP डाइट का कमाल है। तो शायद उनको याद आ गया होगा जो डाइट उन पे काम किया। फिर मैंने उनको टेलीफोन में दोनों को, कपल्स को गाइड किया कि इट इज़ वेरी सिंपल, आप जो मैंने आपको भी बताया, है ना। अच्छा, उनको कैंसर कौन सा था वैसे? ब्रेस्ट कैंसर था। ब्रेस्ट कैंसर, ओके। तो उनको बताया और उन्होंने किया। उसके बाद तो जग जाहिर है सब कुछ, ठीक है ना। जो चीज़ें डॉक्टर ने बोल दिया 3% चांसेस जिंदा रहने के, तो अब वो पूरी तरह ठीक है ना। तो ये तो चलो एक एक्सक्लूसिव केस हो गया जो कि मीडिया में पब्लिसाइज हो गया। आप मेरी किताब पढ़ेंगे रैबिट टोटल मॉडल फॉर कैंसर केयर, उसमें कैंसर के पेशेंट्स की टेस्टिमोनियल दिया है। यहाँ तक कि एक पेशेंट जो कैंसर से ठीक होने के बाद इतनी प्रेरित हुई, उन्होंने मेरा हॉस्पिटल भी खोला, हिम्स हॉस्पिटल गुड़गांव में, सेक्टर 43 विदिका, कि भाई मैं जिससे ठीक हुई हूँ लोगों तक कैसे पहुँचेगा। तो उसने सारा काम छोड़ के अपना ये इसी पद्धति पे हॉस्पिटल ही खोल लिया। तो ऐसे कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो ठीक हुए हैं। तो वो सारे टेस्टिमोनियल्स रैबिट टोटल मॉडल फॉर कैंसर की ओर में केस स्टडीज़ दिए हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, coronakaal.tv मेरा जो वेबसाइट है, इसमें जाएंगे तो हजारों केस स्टडी मिलेंगे, वीडियो टेस्टिमोनियल्स उनके एड्रेस के साथ, रिपोर्ट्स के साथ मिल जाएंगे। अलग अलग बीमारी को मिलेंगे और कैंसर के ही मिलेंगे। तो या हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो 20 to 30% पेशेंट कैंसर वाले ही हैं। उनमें तो अधिकतर नकली कैंसर वाले हैं जिनको बायोप्सी के अनुसार कैंसर बताया, है ना। उनको तो हम बोल देते हैं भाई आपको कोई सिम्टम नहीं है, नीड नॉट टू वरी, यू गो होम। और जिनको एक्चुअल सिम्टम्स हैं उनको हम बोलते हैं थोड़ा स्टे करो, विल ट्रीट यू। तो हज़ारों केसेस हैं, केस स्टडीज़ हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ओके, बट जब आप सिद्धू जी की बातें कर रहे थे, ये करने के बाद में सिद्धू जी पर एक नोटिस भी आ गया था 800 करोड़ रुपए का। हाँ, कि ये तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 750 करोड़ नोटिस आया था छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी का। तो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को हमने 7,500 करोड़ का नोटिस दे दिया। हमने नोटिस भेजा उनको, पब्लिकली भी उसको डिस्प्ले किया हमारे फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया में, कि ऐसे लोग जो दबाना चाहते हैं ऐसी थेरेपीज को जो घर बैठ के इंसान ठीक हो सकता है, राइट। तो दबाने के लिए उन्होंने सोचा कि 750 करोड़, अब क्या है कि कोई बोलने वाला नहीं है उनसे जब, तो उसको डाल दिया। कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है, 750 करोड़ आए कहाँ से, और वो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी क्यों लेगी, उसका क्या लेना देना है सिद्धू जी से या मुझसे या किसी से, है ना। तो हमने उसको नोटिस भेजा हुआ है, हाँ, कि भाई आप पहले तो जवाब दो कि कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से कोई ठीक हुआ तो बताओ, रिसर्च पेपर लाओ। आप तो ये फैला रहे हो कि भाई कीमोथेरेपी ही इलाज है ना। तो हमने नोटिस भेजा हुआ है उनको। तो ऐसे लोगों को चुप कराना बड़ा ज़रूरी है, उनको जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो एक कॉमन पब्लिक तो यही सोचेगी ना कि सिद्धू जी को नोटिस आया, इसका मतलब कुछ तो गलत हुआ होगा, इन्होंने कुछ तो गलत कहा होगा, है ना, भ्रम फैलाया होगा। अगर नोटिस दिया भी है सिद्धू जी को, उसको मीडिया को क्यों दे रहे हो? बिटवीन देम एंड सिद्धू जी, राइट। मीडिया में दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं। तो ये है कि अगर लोगों को कहीं ऐसा ना पता चल जाए कि इतनी सिंपल तरीके से ठीक हो जाएंगे, उस चीज़ को दबाने के लिए नोटिस भेज दो, कुछ और प्रोपेगेंडा कर दो। तो ये चल रहा है। ओके, हार्ट के बारे में थोड़ा ये बातें करते हैं, और जब भी हम डॉक्टर BRC जी के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक शब्द और निकल के आता है, हार्ट माफिया। आप बोलते हैं कुछ लोग कि ये हार्ट माफिया है। क्यों है हार्ट माफिया कुछ डॉक्टर? देखिए, डॉक्टर आपको कुछ भी हो जाए, कोई बेहोश हो जाएगा, किसी को चेस्ट में पेन हो जाएगा, किसी की ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, तो जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर का पहले से ही एक प्रोपेगेंडा, पहले से ही एक वो स्क्रिप्ट तैयार है कि आपको तो भाई एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी का मतलब ही एंजियोप्लास्टी कर देंगे वो, ठीक है ना। और एक और स्क्रिप्ट है कि भाई कि अगर नहीं कराओगे तो आप खुद लिख के दे दो और आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने
जान और माल का, जबकि रिस्पॉन्सिबल तो आप वैसे भी हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे एंजियोग्राफी करो, एंजियोप्लास्टी करो, तब भी वो लिखवाएंगे कि भाई आप कंसेंट दे रहे हो, कुछ भी हो जाएगा तब भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये एक बात समझनी पड़ेगी जी। मान लो किसी को हार्ट की बीमारी एक्चुअली हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो हमारे बॉडी में कुदरत ने जिस तरह से आपकी गाड़ी में एक स्टेपनी है, कभी पंचर हो गया तो स्टेपनी उठा के डाल दो, वैसे ही बॉडी में स्टेपनी बना के रखा है गॉड ने, इसे कहते हैं कोलेटरल आर्टरीज। ओके। हाँ, तो जैसे जैसे पुराने आर्टरी बंद होते हैं नए आर्टरी खुल जाते हैं। ओके। इसीलिए सारे आर्टरी बंद भी हो जाएं तब भी नए आर्टरी खुल जाएंगे, तो इंसान को पता नहीं चलता है। हो सकता है मेरे सारे आर्टरी बंद हो लेकिन नए आर्टरी खुल जाएंगे तो आई विल नॉट नो, है ना। कुछ लोगों में इसमें थोड़ा गैप रह जाता है, नए आर्टरी पुराने आर्टरी बंद हो गए, नए आर्टरी खुल ही रहे हैं अभी, उस दौरान उसको चेस्ट पेन होगा, सिम्टम्स हार्ट अटैक आएंगे, ठीक है ना। तो अब वो डॉक्टर के पास पहुंचेगा, डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि भाई आपकी कोलेटरल आर्टरी आप जल्दी खोल लो, उसके लिए आपको द काइंड ऑफ डाइट DIP डाइट, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 70% अपने डाइट में रखो, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। तो 1 महीना लगता है कोलेटरल आर्टरी खुलने में। तो खुल गए तो आप ठीक हो गए, सारे सिम्टम गायब हो गए, ब्रेथलेसनेस गायब हो गई, चेस्ट पेन चला गया, ठीक है ना। तो यानी कि आप ठीक हो गए। तो इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में नेचुरल बाईपास, बॉडी खुद ब खुद बाईपास करती है। ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, बल्कि US में ऐसा नहीं है। US में ये बोलते हैं, डॉक्टर पेशेंट को बताता है या तो बाईपास सर्जरी कर लो, या फिर आप ये खाएंगे तब भी सर्जरी, बाईपास सर्जरी नेचर कर देगा। अगर बोलेगा मैं तो खा के ही ठीक होना चाहता हूँ, तो डॉक्टर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लिखेगा, और वो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डॉक्टर लिखेगा वो जितनी क्वांटिटी में खाएगा तो उसके लिए तो दवा है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है, बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिकेम द मेडिसिन। हाँ, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हार्ट डिजीज बड़ा दिखा रहे हैं, हार्ट बड़ी जल्दी रिकवर करता है इफ यू कैन पुट योर बॉडी ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट से अबाउट फॉर 1 month। तो कैसे पता चलेगा आप ठीक हो गए? वॉच द सिम्टम्स। जब मैं स्टेयर चढ़ता हूँ कितनी बार रुकना पड़ता है, क्या वो ठीक हुआ? जब मैं सामान उठाता हूँ चेस्ट में पेन होता है, क्या वो ठीक हुआ? राइट, सांसें मेरी फूल जाती हैं थोड़ी देर, क्या वो ठीक हुआ? इफ द आंसर इज हाँ ठीक हो गया, तो आपका हार्ट बराबर काम कर रहा है तभी ठीक हुआ। एंजियोग्राफी कराते हैं तो एंजियोग्राफी से एक तार घुसाते हैं बॉडी में, पूरे बॉडी को चीरता हुआ जाता है, और जब तार जाता है तो कहीं कहीं अगर ब्लॉकेज है तो वो हिल जाता है। वो ब्लॉकेज जो हिल जाता है ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, क्योंकि ब्लड तो हर जगह है ना। तो इट विल ट्रेवल टू ब्रेन, इट विल ट्रेवल टू योर लेग्स, इट विल ट्रेवल टू योर किडनी। कहीं भी वो ब्लॉकेज अटक जाएगा, तो अगर सिर पे अटका तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किडनी में अटका तो किडनी फेल हो गया, पैरों में अटका तो गैंग्रीन हो गया। तो एंजियोग्राफी करा के आपने चलता फिरता टाइम बॉम्ब बॉडी में फिट कर दिया। कब आपके साथ कोई ना कोई एक खेल हो जाएगा कुछ नहीं पता। इस पे जो मैंने एक किताब लिखी है, फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसके सबूत उस सारी किताब में, उस किताब में होगा, इंक्लूडिंग द टेस्टिमोनियल दोज हू गॉट क्योर्ड। तो ये किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बड़ा दिखाने वाली बीमारी का आसान सोल्यूशन घर पे ही मौजूद है। और एक बार करके देखिए आप लोग, कम से कम 20-25 दिन करके देखिए, फिर इसी चैनल में आके कमेंट में डाल के बताइए कि भाई आप पे काम किया कि नहीं, ताकि आप ठीक हों और लोग भी जागरूक हों। अभी आपने एक न्यूज़ सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 8 साल की बच्ची को भी हार्ट अटैक आ गया है। एक स्कूल में थी, आई थिंक 3-4 मतलब आई थिंक कुछ 3री क्लास में आई थिंक थी वो। तो वो बच्ची, मैंने भी उसका वीडियो जो है बनाया, आपने इस पर डाला, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। आज के समय में क्या गलतियाँ अक्सर हम लोग कर रहे हैं कि आप इतनी छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक, वो तो अभी तक चलना फिरना अच्छे से सीखी भी नहीं है। देखिए, इसको समझना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं, पेरेंट्स ओवर स्मार्ट होते हैं, वो लोग उनको पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, बेवकूफ़ बन जाते हैं। मैं समझाता हूँ, मैंने देखा वो वीडियो, और 2020 में मैंने बताया था, 2020 में जब कोरोना का वैक्सीन आया नहीं था, बस ऐसा था कि आ जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे, कि ये वैक्सीन जब लगाएंगे लोग खड़े खड़े मरेंगे, हार्ट अटैक होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, पैरालिसिस होगा, इम्पोटेंसी होगी, राइट, तो ये कैंसर का रफ्तार बढ़ जाएगा। ये सब मैंने पहले बताया था। आप जो देख रहे हैं आजकल कि अक्सर लोग जिम जाते हुए, यंगस्टर्स डांस करते हुए लोग मर रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए मर रहे हैं। हार्ट अटैक होता था, पहले भी होता आया है, लेकिन इतनी तादाद में, राइट। तो उसका जो कारण है वो अब तो जगजाहिर हो गया है, जर्नल में आ गया, कोर्ट ने मान लिया, यूके के कोर्ट ने TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि ब्लड का थपका जमना, एट द सेम टाइम ब्लड का एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिन भी होना। दोनों सिचुएशन बॉडी में एक साथ हो रही है। थिन होगा तो कैंसर हो जाएगा, थिक होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, और लेकिन दोनों ही हो जाएगा तो कुछ ना कुछ होगा, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो
अब कई सारे पेरेंट्स हैं जो ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं, खुद ने तो 2-3 वैक्सीन लगा ही लिए, बच्चों को स्पेयर नहीं किया, जिनको गवर्नमेंट ने फोर्स भी नहीं किया था उनको भी लगवा दिया अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न दिखाने के लिए। तो फिर जितने पेशेंट्स या इस प्रकार मुझे मिले छोटे बच्चे, तो मैं हैरान हो गया कि बच्चों को भी वैक्सीन लगा दिया। और फिर उसका नतीजा, उस पर्टिकुलर बच्चे के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन जो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि जिस प्रकार यंगस्टर्स लोग कोविड वैक्सीन के बाद खड़े खड़े मर रहे हैं, तो वही चीज़ें आपको देखने को वहाँ मिल रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी एक मुहिम भी चल रही है छोटे बच्चियों में, वही 8 साल 9 साल 10 साल के कैटेगरी के बच्चों में, HPV वैक्सीन का, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, है ना जी। तो ये भी मैंने 2020 में जो किताब लिखी है कोविड-19 वायरस एंड द वैक्सीन, उसमें इसका भी उदाहरण दिया था कि आने वाला है, जो कि अब लग रही है, और इरादा ये किसी भी तरह से बच्चों को, बड़ों को मारो, बीमार करो, इम्पोर्टेंट कर दो, ताकि आगे बच्चे ही न पैदा हो, ये चल रहा है। तो HPV वैक्सीन अगर बच्चों ने लगाया तो ये सब हो सकता है, हो रहा है। बाकी देशों ने जिन्होंने पहले से लगाना शुरू कर दिया, वहाँ पे सारे केसेस आ रहे हैं, और कोविड वैक्सीन का तो आपने देखा ही है। टू कम टू द कंक्लूजन ऑफ ए क्वेश्चन, ये वैक्सीन का खेल है, वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ बोलेंगे इसे, ना तो हार्ट अटैक बोलेंगे ना कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे, वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ। तो दैट इज़ द रीज़न। तो सतर्क होना पड़ेगा पेरेंट्स को कि कभी भी कोई सुई बॉडी में बच्चों की मत डालिए, जितना डाल दिया, चाहे बचपन में डाल दिया, लेकिन अब और ना डालना है, क्योंकि आजकल जो वैक्सीन आ रहे हैं वो वैक्सीन नहीं है पुरानी वाले, वैक्सीन के नाम पे वो स्लो पॉइजन है, mRNA टेक्नोलॉजी, यानी कि आपकी जेनेटिक म्यूटेशन कर देगा, जेनेटिक बदलाव कर देगा पूरी तरह से, तो आप एक अलग इंसान बन गए। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी कि आफ्टर इट इज़ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? चलिए, जिसने लगवा ली वैक्सीन से, लेकिन जब इस तरह की जो खबरें सामने आती है और जो माँ बाप उनको देखते हैं, वो डर तो उनको भी लगता है कि हमारे बच्चों को भी वैक्सीन लगा हुआ है, उन बच्चों को आप, उन परिवार को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अगर आपने भी वैक्सीन लगवाई है और आपके बच्चों को अगर ऐसा ना हो, तो आप कुछ चीज़ों पे ध्यान रखिए, अपने खान पान पे क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो वैक्सीन से कैसे बचेंगे आप, उसके प्रकोप से लगा तो लिया ही है, हाँ, ठीक है ना, तो वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर दिन एक नया आपको दिख रहा है कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसे लोगों को। लेकिन जो आपके हाथ में है, 1, बी ऑन DIP डाइट, जो आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। नंबर 2, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। तो इससे बॉडी की रिकवरी की एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है, बॉडी इज एबल टू डिटॉक्सिफाई इटसेल्फ, एंड देन थोड़ा प्रे कीजिए भगवान को, गलती होगी आगे से नहीं लगाएंगे वैक्सीन, है ना, और लोगों को जागरूक कीजिए। नहीं जागरूक करेंगे तो जिस तरह से फोर्स करके पहले लगाया था, आने वाले दिनों में दोबारा फोर्स करके लगाएंगे। जो तो मर गए वो मर गए, लेकिन सब तो नहीं मरे, है ना, तो वो लगाते रहेंगे जब तक आप डरते रहेंगे। डर को छोड़िए, follow the DIP diet, don't eat after sunset. If you can do it, तो hopefully body will recover. ओके, आप अक्सर बोलते हैं कि आज तक कोई भी ऐसी एलोपैथिक दवाई नहीं बनी है जो किसी भी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर दे, बल्कि आपने एक वीडियो में ये भी बोला है कि पूरी ना सही आधा ठीक कर दे। क्या है इसके पीछे? हाँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई भी ऐसी एलोपैथिक दवाई नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाए। दैट इज़ द रियल डेफिनेशन। थोड़ी बहुत भी 2% ठीक हो जाए, 3%, मैं 100% तो बोल ही नहीं रहा, थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाए, ऐसी कोई एलोपैथिक दवाई बनी नहीं आज तक। और किसी को लगता है बनी है, तो वो कौन सी दवाई है? और उस दवाई का अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ इस दवाई से ये ठीक होता है, तो उसका एविडेंस क्या है उसका? क्योंकि इसे एविडेंस बेस्ड साइंस बोलते हैं, तो एविडेंस होगा कहीं ना कहीं, वो एविडेंस ला के दिखाइए। बल्कि उसी दवाई से कुछ ठीक नहीं होता और बीमार पड़ते हैं, वो एविडेंस मेरे पास है। एक दवाई पे हमने रिसर्च की है, कैंसर की दवाई पे, हार्ट की दवाई पे, किडनी की दवाई पे, डायबिटीज़ की दवाई पे, ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे, है ना, या फिर जो फीवर में पैरासिटामोल अगर ले लेते हैं, जो लोग पैरासिटामोल लेते हैं उन्हीं की फीवर लिंगर ऑन करती है 10 दिन 15 दिन, वो फीवर से निकलने के बाद भी कमज़ोर होते हैं काफ़ी। और जो फीवर पैरासिटामोल नहीं लेते हैं वो 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं बिना कुछ किए भी, राइट। तो और ये तो मेरे अपने एक्सपीरियंस तो है ही, ये एविडेंस बेस्ड है, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल्स में ये सब छपे हुए हैं। तो जब किसी को डाउट हो कि भाई ये दवाई से तो मैं ठीक हुआ हूँ, तो वो दवाई का नाम मुझे बता दो, 1 लाख रुपए का इनाम इसमें रखा है मैंने, अच्छा है ना, और वो सबूत दिखा दो, 1 लाख रुपए आपके, ठीक है ना। आप मान लो आप डॉक्टर नहीं भी हैं तो आपके आसपास डॉक्टर हैं, 1 लाख रुपए कमाने का बहुत अच्छा मौका है। आप डॉक्टर किसी से पूछिए, डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसी दवाई बताइए जिससे कोई भी बीमार थोड़ी बहुत ठीक हो जाए, आप बता देंगे तो मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, है ना।
तो मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ। ओके, तो डायबिटीज़ के बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं। डायबिटीज़ की आपने उसमें एक बात और बोली थी कि डायबिटीज़ की दवाई आप जितनी खाते हैं वो तो कुछ दिन बाद उसकी डोज और बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ की दवाई खाने के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा व्हाट इज डायबिटीज़। इट इज़ नॉट ए डिजीज, इट्स कॉल्ड मेडिकल सिंड्रोम। मेडिकल कंडीशन बोलेंगे इसको। मेडिकल कंडीशन मतलब आपके ब्लड में शुगर एक लेवल से अधिक है, मान लो 250 mg पर डेसीलीटर से ऊपर है ब्लड शुगर, यानी कि आपके ब्लड में 1 लीटर खून में 3 ग्राम शुगर अगर मिल जाए तो वो डायबिटीज़ है। तो वो 3 ग्राम शुगर है, जितना शुगर होना चाहिए 2 ग्राम होना चाहिए, तब बॉडी झेल लेगा। 1 ग्राम फालतू है, ये 1 ग्राम सारा अब मेरे बॉडी में 5 लीटर खून है तो 5 ग्राम फालतू हुआ। अगर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, 5 ग्राम खून का शुगर हुआ, 5 ग्राम शुगर मतलब 1 चम्मच शुगर, 1 चम्मच में 5 ग्राम होते हैं। वो 1 चम्मच अगर ब्लड से निकाल दूं तो आई एम नो मोर ए डायबिटीज पेशेंट। अब जब डायबिटीज़ की दवा लेते हैं, द मैकेनिज्म हाउ इट वर्क्स, वो दवा खाते ही वो ब्लड से वो एक्स्ट्रा शुगर निकालता है और निकाल के बॉडी में ही कहीं ना कहीं छुपा देता है। हड्डियों के बीच में, जहाँ जहाँ गैप है ना, हड्डियों के बीच में, घुटने में, आँखों के बीच में, पीछे से, स्किन में, ब्रेन में। तो अब अगर वो ग्लूकोमीटर से मेजर करेगा तो ग्लूकोमीटर से रीडिंग सही आएगी उसकी, मतलब डायबिटीज़ तो नहीं है, लेकिन वो और बीमार पड़ने लगेगा। और क्योंकि हर दिन ही वो 1 चम्मच एक्स्ट्रा शुगर बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, वो उठा के दवाई खा रहे हैं, उठा के बॉडी के किसी और भाग में डाल दे रहा है, हार्ट में, किडनी में। तो ही विल सब्सिक्वेंटली बिकम अ किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट। इसीलिए ब्रेन में डाल देगा तो ब्रेन में पार्किंसन, डेमेंशिया, इसीलिए पार्किंसन, डेमेंशिया, इन सबको बोला जाता है डायबिटीज़ टाइप 3। ओके, क्योंकि ये भी डायबिटीज़ हुआ ना, एक्सेस शुगर का ही बीमारी हुई है ना, इसलिए ऑफिशियल इसका नाम डायबिटीज़ टाइप 3 है ना। तो दवाइयाँ सिर्फ एक इल्यूजन का काम करती है। बॉडी में अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो उतना ही रहा, जिस तरह से हमारे शहरों में होते हैं, फरीदाबाद में, दिल्ली में, या नागपुर में, या मुंबई में, कि शहर का कचरा क्लीन किया, उठा के शहर के कोने में रख दिया है ना। तो वैसे मतलब देखा जाए तो शहर में उतना ही कचरा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सिर्फ वो रिप्लेस कर रहे हैं। वैसे ही जो शुगर की दवाई होती है वो सिर्फ शुगर को की प्लेसमेंट को बदल देते हैं, ठीक है ना। तो उसकी हड्डियों में डाल देंगे तो हड्डी की बीमारी हो जाएगी, किडनी में डाल देंगे तो किडनी फेलियर हो जाएगा। तो इस तरह से जब इस तरह से इम्बैलेंस बढ़ने लगता है बॉडी में बिकॉज ऑफ दीज मेडिसिन शुगर की, तो बॉडी के हार्मोन डिस्टर्ब होता है। इंसुलिन इज ऑल्सो वन ऑफ द हार्मोन। अब इवेंचुअली इंसुलिन प्रोडक्शन कम होगा तो डॉक्टर बोलेगा ये दवाई का डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ की दवाई से आपका ब्लड का शुगर जाता कहाँ पे है। ब्लड का शुगर बॉडी से बाहर नहीं जाता है, बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं इकट्ठा होता रहता है। कहाँ पे इकट्ठा होगा, दैट इज़ द जेनेटिक। किसी के पहले आंखों में इफेक्ट पड़ेगा, किसी के पैरों में पड़ेगा, किसी के किडनी में पड़ेगा, वो उसके जेनेटिक जो भी उसका चल रहा है उससे डिफाइन होगा, पड़ेगा जरूर इफेक्ट। जहाँ भी वो डंप करेगा बॉडी, वो दवाई डंप करेगा, राइट। तो इसीलिए दवाई से कभी कोई ठीक तो होता ही नहीं है, और दवाई का डोज भी कुछ कुछ समय बाद आपने देखा ये बढ़ता रहता है। तो ये कैसे, जैसे वो चम्मच वाली है कि 1 चम्मच जो शुगर है जो हर जगह फैली हुई है हमारे, आप क्या टिप्स बताएंगे कि वो शरीर से पूरी तरीके से बाहर जाए? क्या ऐसा होता है क्या? पहली बात तो मैंने ये सुना है, पता नहीं गलत है कि सही है, कि डायबिटीज का मरीज कभी भी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं होता है, पहले जैसा नहीं होता है। आप इससे डायबिटीज का पेशेंट कभी भी नॉर्मल नहीं होता है जब तक कि वो दवाइयों पे रहेगा, वो हमेशा नॉर्मल हो जाता है, पहले जैसा हो जाता है। कैसे होता है? उसके लिए वेरी सिंपल, बी ऑन द DIP डाइट। ये डाइट का मैंने करीब 14 साल हो गए, आई हैव इन्वेंटेड दिस डाइट। इस डाइट पे रहते ही दूसरे दिन ही दवाई छोड़नी पड़ती है, तीसरे दिन ही इंसुलिन टेपर डाउन करना पड़ता है, क्योंकि अब ये डाइट पे जब रहेंगे तो ये डाइट फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट है। मुंह से जब खाते हैं सीधे ब्लड में जाता नहीं, वो तो पहले पेट में जाता है। पेट में जब जाएगा तो जब लिविंग फ्रूट्स तो लिविंग है, जिंदा है, कुक तो किया नहीं आपने, वेजिटेबल भी कच्चा खा रहे हैं आप साथ में, तो वो सिर्फ पेट तक जाएगा। पेट में एक हार्मोन होता है इंक्रेटिन हार्मोन, इनक्रेटिन। तो ये हार्मोन क्या करता है, तो ब्लड में कितना शुगर है उसको पहले भांपता है, और अगर शुगर कम हुआ तो ही शुगर को भेजेगा। ये फ्रूट्स वेजिटेबल से शुगर लेके तभी भेजेगा। लेकिन जब उसको वेजिटेबल कुक कर देते हैं तो ये एबिलिटी बॉडी की लॉस्ट हो जाती है। इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड,
अगर मान लो वेजिटेबल कुक कर दिया तो इसका शुगर सीधे ही चला जाएगा। तो जब हम एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे हम डीएपी डाइट में बताते हैं, वो लोग लेते हैं। हमारा कैंप हर महीने होता है एम्स हॉस्पिटल में। तो कैंप में लोग आते हैं जो 20 साल से शुगर की दवाई ले रहे हैं, पहले दिन ही दवाई छूट गई, दूसरे दिन दवाई छूट गई, नहीं छोड़ेंगे तो नीचे चला जाएगा ब्लड शुगर, और कुछ दिन तक करेंगे, उसके बाद आप नॉर्मल हो गए, फिर कभी चीटिंग भी कर लेंगे तो भी आपका ब्लड शुगर ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहेगा, यानी आप पहले जैसे हो गए। कहाँ तो 20 साल से वो दवाई ले रहा था, यहाँ 20 घंटे में नहीं लगे ठीक होना। बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज, इट इज अ मेडिकल कंडीशन। एक चम्मच शुगर को हमने क्या किया, शुगर को उतना ब्लड में जाने ही नहीं दिया, है ना, पेट में ही रोक लिया। वो रोकने वाला काम कौन सा, किसका, इंक्रेटिन, ट्रैफिक सिग्नल की तरह। ट्रैफिक वाला भागता है ना, कहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसको टाइम जगह देती है, जहाँ कम ट्रैफिक उसको वो होल्ड कराती है, मतलब एक बैलेंस मेंटेन करती है। तो पेट में जाता है, वो बैलेंस मेंटेन तभी होगा जब लाइव फूड खाएंगे। लाइव फूड कौन सा होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कच्चा भी खाएंगे तो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कच्चा ही खाना है, रोटी सब्जी भी खाइए, लेकिन पहले ही खा लीजिए। यही हमारा डीआईपी डाइट है। ओके अच्छा, जो इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं कि ये शुगर फ्री है, इसको आप डाल लीजिए अगर आपको डायबिटीज है, इनके बारे में क्या कहना है आपका? वो तो और ज़्यादा गड़बड़ है। शुगर फ्री वगैरह खाएंगे तो वो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, अच्छा, कैंसर भी बन सकता है। कोई सोचेगा चलो शुगर ना हो, कैंसर हो जाए तो चलेगा, तब तो उनके लिए ठीक है। हाँ, तो वो 2000 केमिकल्स, और वो केमिकल गुड़ ले लीजिए, हनी ले लीजिए, मीठे से कोई दिक्कत नहीं है, मीठे के सोर्स से दिक्कत है। राइट, आम खाइए, ढेर सारा मीठा है, गन्ने का जूस पीजिए, वो ठीक है, वो अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन जूस धीरे धीरे पीना पड़ेगा, क्योंकि नेचर ने तो गन्ना को बनाया था, जूस तो बनाया नहीं। तो एक गन्ने को खाने में जितना टाइम लगता है एक गिलास जूस के बराबर, उतने टाइम में आपको गन्ने का जूस पीना पड़ेगा, तब शुगर नहीं बढ़ेगी। तो जब लिविंग मीठे से कोई दिक्कत नहीं, चीकू खाइए, अंगूर खाइए, पेट भर के खाइए। हम तो ढेर सारा खिलाते हैं मीठे फल, तो वो सोचता है कि पता नहीं इतने फल खा रहा हूँ क्या होगा, और ब्लड शुगर भी नॉर्मल आता है। तो मीठा हमारा दुश्मन नहीं है, रिफाइंड हमारा दुश्मन है, केमिकल हमारा दुश्मन है, ये समझना होगा। सर थोड़ा किडनी फेलियर को लेकर के बातें करते हैं। किडनी फेलियर आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है, खास करके जो डायलिसिस होता है। लेकिन जब आपके बारे में पढ़ते हैं या आपकी वीडियोस देखते हैं तो आप उसमें कहते हैं कि डायलिसिस से हम पूरी तरीके से आपको फ्री कर सकते हैं अपने आयुर्वेदिक तरीके से। पहली बात तो सर, ये डायलिसिस होता क्या है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है और कितना खतरनाक इंसान के लिए हो सकता है? देखिए, जब किडनी फेल होता है तो इंसान का जो यूरिन आउटपुट है वो कम होने लगता है। अब यूरिन आउटपुट कम होगा तो यानी कि जो फ्लूइड है वो बॉडी में डिपॉजिट होगा, इंसान का बॉडी बैलून की तरह फूलने लगेगा, पैर फूलने लगेंगे, हाथ, चेहरा, क्योंकि वो फ्लूइड निकल नहीं रहा। और फ्लूइड जब निकलता है, पेशाब जब निकलता है, तो पेशाब के माध्यम से बहुत सारे न्यूट्रिएंट निकलते हैं। क्रिएटिनिन निकलता है, प्रोटीन निकलता है, और यूरिक एसिड निकलता है, यूरिया निकलता है, सोडियम निकलता है, पोटेशियम निकलता है। जो भी चीज़ बॉडी को नीचे यूरिन से बाहर निकल रहा है, तो वो सब भी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है और उसके भी बॉडी में को झेलना पड़ रहा है। तो ये तो है कि किडनी की फंक्शनिंग की नहीं होने से ये दिक्कत है। अब आते हैं डायलिसिस क्या करता है। डायलिसिस क्या करता है, ब्लड पूरा बॉडी से मशीन में जाती है, मशीन से वो चीज़ें जो यूरिन से पास होनी थी, मशीन उसको अलग करता है, फिर ब्लड वापस बॉडी में आती है। तो इस प्रोसीजर में ज़रा सोच के देखिए, मान लो मेरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, ये पूरा का पूरा बाहर जाएगा और पूरा का पूरा वापस अंदर आएगा। इट इज़ वेरी डेंजरस प्रोसेस। ऐसे में कई बार लोगों को कार्डियक अरेस्ट डायलिसिस के दौरान ही हो जाता है। अच्छा, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस प्रोसेस, समझ ही सकते हैं। जितनी बार डायलिसिस करेंगे उतनी बार किडनी फर्दर फेल होगी और वर्ष तो होती जाएगी। यानी कि डायलिसिस से छुटकारा नहीं है। फिर कभी एक हफ्ते में एक बार बोलेंगे, कुछ दिन बाद बोलेंगे अब तो ये हफ्ते में 2 बार बोलो, फिर बोलेंगे रोज ही करो डायलिसिस, फिर बोलेंगे ट्रांसप्लांट के बिना काम नहीं चलेगा, ट्रांसप्लांट फेल होगा, बोलेंगे और ट्रांसप्लांट कराओ। तो यानी कि वो एक ट्रैप में फंस जाएगा। तो डायलिसिस इज दिस। अब आते हैं कि हम क्या बोलते हैं। तो मामला सिर्फ इतना है कि भाई जो बॉडी में डिपॉजिट है, जो यूरिन से निकलना चाहिए था, किडनी वो काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास तीसरी किडनी है भगवान का दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड स्किन। ओके, स्किन को मेडिकली थर्ड किडनी ही बोलते हैं। ओके, विच इज़ द लार्जर ऑर्गन ऑल्सो। तो स्किन से वो काम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पेशाब का एक सैंपल लीजिए और अपने पसीने का सैंपल लीजिए, दोनों लैब में जब टेस्ट करेंगे आप हैरान होंगे, पेशाब और पसीने में जो इंग्रेडिएंट है वो सेम ही मिलेंगे। क्रिएटिनिन है, प्रोटीन है, शुगर है, या फिर पोटेशियम है, सोडियम है, दोनों में ही है। तो बॉडी में जो चीज़ नहीं चाहिए या तो पेशाब से निकलेगा या पसीने से निकलेगा। तो किडनी तो काम नहीं कर रही, तो अगला बचा स्किन। तो जब हम गर्म पानी के टब में 40 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ तक पानी अगर पेशेंट को बिठाते हैं, योर स्किन बिकम्स थर्ड किडनी। और ऐसा अगर 2 घंटे बिठाते हैं, जब वो उठता है
तो उसका वेट आधा किलो 1 किलो कम मिलता है, यानी हाँ, यानी कि जो 1 लीटर उसका पानी जमा था वो गायब हो गया ना, है ना। उसका ब्लड प्रेशर पहले अगर 200/100 था, 140/80 में आ जाता है या 90। यानी कि जैसे मान लो बलून है, बलून से जितना हवा निकालेंगे एयर प्रेशर कम होगा ना। हाँ। तो 1 लीटर हमने उसका फ्लूइड निकाल दिया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, बॉडी वेट कम हो गया, उसे हल्का महसूस होने लगा। तो जो काम डायलिसिस मशीन कर रही है वो काम आपके गर्म पानी के टब में बैठना। डायलिसिस मशीन जब काम कर रही है तो आपको बीमार करके और काम कर रही है, आप और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। इसमें ज़िंदगी भर नहीं बैठना है, 2-3 महीने बैठना है, 4 महीने बैठना है जब, और साथ ही साथ किडनी की तरफ पैरों से ब्लड जाता है तो किडनी भी रिएक्टिवेट हो रही है। तो एक टाइम आएगा कि किडनी अपना काम करने लगेगी, यूरिन आउटपुट बढ़ने लगेगा, स्वेलिंग होने बंद हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, सिम्टम वीकनेस वगैरह चले जाएंगे। इसका मतलब अब हॉट वाटर इमर्शन मत करो, यानी कि वो ठीक हो चुका है। सारे पेशेंट को हम ठीक नहीं कर पाते, हमारा खुद का रिजल्ट भी 75% ही है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कहाँ तो 0% से कहाँ 75%। लाभ सभी को मिलेगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा ज़रूर होता है कि जो हफ्ते में 3 डायलिसिस कर रहा था, जब ये करने लगते हैं तो 2 हफ्ते में 1 डायलिसिस, है ना, महीने में 2 डायलिसिस। तो इस तरह से हॉट वाटर इमर्शन प्लस द DIP डाइट, ये हम बोलते हैं। तो इससे घर बैठे ही किडनी पेशेंट्स रिकवर कर सकते हैं, डायलिसिस के चुंगल से अपने आप को बचा सकते हैं। क्या मतलब कॉज होते हैं कि किडनी फेल अक्सर हो जाती है? अक्सर आजकल तो बहुत हो रही है। पहला कॉज है दवाइयाँ, पैरासीटामोल है, डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, इंसुलिन है, ये BP की दवाई है, ये किडनी को फेल करती है। दूसरा है लाइफस्टाइल, रोज रात को 10 बजे खाते हैं लोग, 12 बजे खाते हैं रात के, तो वो हमारे सर्केडियन क्लॉक को, जो बॉडी का क्लॉक है उसको, बायोलॉजिकल क्लॉक उसको बिगाड़ देती है। तो जब बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है तो किडनी भी बॉडी की तरह सोता है, तो उसको पता नहीं कब सोना है कब जगना है, इट इज़ ऑलरेडी टायर्ड, तो इट स्टार्ट्स फेलिंग। तो लाइफस्टाइल तो एक रीज़न है, दवाइयाँ एक और रीज़न है, यही 2 मिला जुला के रीज़न है। ओके, लीवर के बारे में सर थोड़ा सा बस बात करते हैं हम लोग लास्ट में। लीवर आजकल फैटी लीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके पीछे का मेन कॉज क्या निकल के आ रहा है? उसके पीछे का मेन कॉज है फाइब्रोस्कैन डायग्नोसिस। एक ऐसा मशीन आ गई है छोटी मोटी जो लगा देते हैं, और आपने देखा लंगर की तरह हर हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल में भी ऐसे किया एक बार, मैं जाके देखा कि फ्री हेल्थ चेकअप, अब फ्री के नाम पे लाइन लग जाती है, फ्री में मिल रहा है कुछ, है ना। वो फाइब्रोस्कैन की मशीन यहाँ लगाएंगे और लिख देंगे डॉक्टर कि भाई आपका तो फैटी लीवर स्टेज 2 है, राइट, अब लीवर सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है, लिख देंगे, चाहे कुछ भी ना हो, क्योंकि उस स्कैन में आ रहा है। ओके, तो ऐसा हमारे हॉस्पिटल में होने लगा। अच्छा। फिर मैंने ऑर्डर किया कि भाई ऐसा करो कि भाई जितने डॉक्टर करा रहे हैं ना, सारे डॉक्टर का आप फाइब्रोस्कैन कराओ। अच्छा, 50% का वो फैटी लीवर निकल आया, 50% सारे यंग डॉक्टर्स हैं। ओके, तो होता क्या है कि रॉन्ग डायग्नोसिस, ज़बरदस्ती आपको पेशेंट बना दिया। तो फाइब्रोस्कैन का मशीन इतना फैल गया, आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ पे अक्सर दिखेगा कि कैंप लगाए जी, किस चीज़ का, फाइब्रोस्कैन का। तो अच्छा खासा इंसान कैंप के नाम पे उसको बीमार घोषित कर दिया, फिर उसका इलाज करने चले, जो कि इलाज उसी चीज़ का करेंगे जो ठीक ना हो, ठीक चीज़ का इलाज कर रहे हैं। तो एक तादाद ही हो गई। दूसरी तादाद यही है कि जो लाइफस्टाइल की वजह से, दवाइयों की वजह से किडनी फेल होती है, लीवर भी फेल होती है। तो ये 2 मेन कॉज हैं, एक तो हो गया डायग्नोसिस, दूसरा हो गया लाइफस्टाइल, ओवर डायग्नोसिस। तो फाइब्रोस्कैन नहीं, मैं बोलता हूँ फाइब्रोस्कैम, है ना। तो वो एक मशीन यहाँ लगा देंगे ऐसे करके, फिर बोल देंगे भाई पूरी, जिस तरह से एक ज्योतिष आपके हाथ देख के पूरा बता देता ना आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, वैसे ही एक वो ज्योतिष टाइप बनाएगा फाइब्रोस्कैन, कि यहाँ लगाया पूरा बता दिया, जो कि सच भी नहीं है ना। तो ये ओवरऑल सारा है।